ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन इसके बहुत सबूत मिले जो एएसआई ने कहा कि इसके नीचे कभी ना कभी कोई ना कोई निर्माण होता रहा है। मतलब ये जगह बिल्कुल कोरी नहीं थी कि मंदिर बन गया, या कोरी नहीं थी कि मस्जिद बन गई। पहले भी कुछ था, उसके पहले भी कुछ था, उसके पहले भी कुछ था। वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा रही है। मैं जो बोल रहा था वो 1970s के एक्सकवेशन के बारे में बोल रहा था, जब बीबी लाल जी गए थे। उस एक्सकवेशन को बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं किया गया था। ये एएसआई की जो एक्सकवेशन थी वो 2 स्टेज में हुई जी। पहले तो कोर्ट ने बोला रेडार पेनिट्रेटिंग टेक्नोलॉजी के तहत पता करो अंदर नीचे कुछ है या नहीं, अदरवाइज तुम क्यों खुदाई करोगे। हाँ, सही बात है। जब रेडार से पता चला कि नीचे एक काफ़ी वृहद स्ट्रक्चर है, तब खुदाई शुरू हुई और तब ये पता चला कि नीचे में जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा था, पब्लिक यूज़ का स्ट्रक्चर था। एंड करीब 2nd सेंचुरी BC एटलीस्ट तब से वो यूज़ में था। एंड जब आप नीचे के स्ट्रक्चर को और ऊपर के स्ट्रक्चर को मिलाएंगे तो पता चलता है, सिर्फ अगर नीचे को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा एक्सकवेशन में जो आया, जो खुदाई में आई, कि नीचे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, 85 पिलर्स थे। और ऊपर के स्ट्रक्चर को जब देखेंगे, जब विवादित ढांचा था तब भी, तो उसमें मकर प्रणाला बने, उस पे गरुड़ बने हुए, कसौटी पिलर्स जिस तरह से यूज़ हो रहे हैं, जय विजय बने हुए। तो नीचे के ज़मीन के नीचे के स्ट्रक्चर को और ऊपर के स्ट्रक्चर को जब आप मिला देंगे तब आपके पास तथ्य आ जाएगा कि ये एक जगह है जहाँ पे हिंदुओं का काफ़ी समय से विश्वास रहा है। 2nd सेंचुरी BC से यहाँ पे पब्लिक यूज़ हुआ है। और फिर आप इसको जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो 17th सेंचुरी से जो राइटिंग्स है उसके साथ जोड़ देंगे तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन बचेगा फिर। मतलब वो एक आस्था का केंद्र रहा है, उस ज़मीन पर हिंदुओं का आना जाना, पूजा पाठ और भी लंबे समय से रहा है। मतलब बाबर के आने से भी पुराने वक्त से रहा है। ये तो कम से कम आर्कियोलॉजिकल सर्वे में साबित होता है। लेकिन मैं इन्हीं किताबों से, इन्हीं जगहों से देख रहा था, क्या इस बात का भी कोई महत्व है कि ये साबित नहीं होता साहब एएसआई की खुदाई में कि तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? वो ये कह रहे हैं कि ये तो नहीं बता सकते हम। इसका भी कोई महत्व है इस बात का? देखिए, थोड़ा तो महत्व है इसका। आप 1950 में जब वो रामलला विराजमान करवाए गए गुंबद के नीचे, फ़ोटोज़ निकाले गए थे और के मोहम्मद साहब पब्लिक फोरम में भी बोल चुके हैं कि बाद में भी वो जाके अंदर देख चुके थे, जो ढांचा के अंदर या मस्जिद के अंदर गए थे। तो उन्होंने देखा कि जो स्ट्रक्चर था, जो गुंबद था, उसका फाउंडेशनल सपोर्ट जो होते हैं, पिलर्स जो होते, कसौटी पिलर्स थे, जो एक टिपिकल हिंदू टेम्पल के पिलर्स है। सो आपको इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर से वो एक चेंज ऑफ नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर किया गया है। कि वो पहले तो दिखता था, मतलब आप आंखों से जाके देखें एज ए कॉमन मैन, आपको पता चल जाएगा कि यार ये इसके ऊपर तो कुछ बना दिया है, आप ज़बरदस्ती का चेंज करके। सो आप घर में बच्चे खेलते रहते हैं, अब टेबल्स को कुर्सीज़ को मिला के कपड़ा बना देंगे, टेंट बना दिया, तो आपको देख के तो पता चले यार ये कुर्सियों से बना है। तो उस तरह के आपके काफ़ी मंदिर है जहाँ पे अनगढ़ सा था, वो आपको देख के पता चलता है यार ये इनकन्सिस्टेंस तो कॉमन सेंस की बात हो गई। क्योंकि आप एक देखेंगे, अब हमारे यहाँ पे भी निर्गुण की पूजा होती है और इस्लाम में भी एक फॉर्मलेस वर्शिप होता है। अब शरिया के फॉर्मलेस वर्शिप को आप धिक्कारते हुए एक ऐसी जगह बनाते हो जो शरिया के खिलाफ हो और अब उसको मस्जिद का नाम देते हो, तो अब वो किसके खिलाफ है, सोचने वाली बात है। समझा नहीं मैं बताता हूँ। धवन साहब का ये इस केस में हमने किताब में भी रेफर किया है। वो कह रहे हैं कि बता दीजिए धवन साहब कौन है। राजीव धवन साहब वक्फ बोर्ड के सीनियर एडवोकेट हैं। उनके बहस के दौरान भी आर्कियोलॉजिकल विषय पे बात करते हुए उनका भी बहस में ये कहना था कि जो रूलर्स थे वो सॉवरन थे, सो उनको बांधने के लिए कुछ और नहीं था। सो ही कुड हैव बिल्ट इन द वे ही वांटेड टू। सो एक तरह का मानना था कि वो अपने हिसाब से चला रहे थे। दे मे नॉट एडहियर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शरिया। सो जो मुगल इंडिया में रूल कर रहे थे तो वो दे वर नॉट नेसेसरीली बाउंड बाय शरिया, शायद नहीं मानते होंगे। तो उस तरह का एक इंडिकेटिव डिफेंस दिया गया था कि आप इसको इस इनकन्सिस्टेंसी, क्योंकि फेथ जो होती है, आप फेथ के बारे में आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो क्योंकि वो फेथ होती है, इसीलिए वो फेथ होती है। ठीक है, तो आप एक मान्यता को आप नहीं मानते हो तो एक पॉलिटिकल एक्ट हो जाता है कि आपकी रौब दिखाने की होती है। तो उसके
बचाने के लिए आप उसको एक रिलीजियस कवर दे रहे हो, तो वो एक नेकेड आई से एक कॉमन मैन को समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने जैसे कहा उनके पक्ष का एविडेंस और स्टेटमेंट्स ये थे कि 1857 के पहले ये वक्फ डेडिकेट करने का कोई एविडेंस नहीं है, बनाने का कोई एविडेंस नहीं है, न किसी ने नमाज पढ़ा उसका भी कोई एविडेंस नहीं है 1857 के पहले। तो उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि आप उन सब चीज़ों को नकार दो, अच्छा, डोंट उसके लुक बियॉन्ड पहले टू का सबूत नहीं है नमाज हाँ, पढ़ने का। क्योंकि उसके एविडेंस बाद से शुरू हुआ। हाँ, मैं जैसे कह रहा था ना कि उसके बाद भी डाउट है। अच्छा, रिलीजियस आदमी जो होता है, जो भगवान को मानता है या अल्लाह को मानता है, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट के लिए मानता है। वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड आदमी सच्चाई से दूर नहीं जा सकता है। तो डिपोजिशंस में जो आए, जो लोकल मुस्लिम्स आए, बाद में के आए, उन्हें अपने सच्चाई पे और अपने ईमान पे खड़े रहे, और उन्होंने ये कहा कि हम जानते हैं कि बरसों से, टाइम्स इमेमोरियल लैंग्वेज लॉ में यूज़ करते हैं, मतलब यादाश्त के पहले से हिंदू यहाँ के आके मानते हैं कि ये राम जन्म स्थान है।